प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाज़रीन। आज पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने दहशत गर्दी के हवाले से अपडेट किया कि इस वक्त किस किस्म के ऑपरेशन दहशत गर्दों के खिलाफ चल रहे हैं, किन किन ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की है और गुज़श्ता और हाल करीब में जो कार्रवाइयाँ की हैं दहशत गर्दों ने उसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। इसके साथ साथ बड़ी तफसील के साथ उन्होंने 9 मई के वाक़यात और उसके बाद में जो सूरत हाल बनी है उस पर उन्होंने तफसीली रोशनी डाली, पाक फ़ौज के मौक़िफ़ से आगाह किया। इन दो अहम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे पहले सेगमेंट में और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की, ख़ास तौर पे जो हाई पावर्ड सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है और उसके बाद क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले जो DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस पर बात करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं वकार सती साहब, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में मौजूद होंगी। सुमेरा खान साहिबा से भी हम गुफ्तगू करेंगे इस सिलसिले में। ब्रिगेडियर साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ और ये दहशत गर्दी के हवाले से जो आज DGISPR ने बात की है कि ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, किस तरीके से उनका असला पकड़ा गया, एक दहशत गर्द ने जो एतराफ़ किया है वो भी उन्होंने सुनाया हमें, देखा हमने कि उसने क्या उसमें गुफ्तगू की है। हमने प्रॉब्लम का जहाँ से ये जड़ है उसका पता चला लिया है, हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं। असल काम आप समझते हैं अब ये अफगान हुकूमत का है कि उन्होंने किसी सूरत भी दहशत गर्दी को इस्तेमाल नहीं होने देना, अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ। ब्रिगेडियर साहब जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उससे अफगानिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है। ऑलरेडी अफगानिस्तान को एक डिस्टेबलाइज्ड स्टेट समझा जा रहा है और एंड दे आर सीकिंग लोगों से रिकग्निशन। तो वो रिकग्निशन पाकिस्तान नहीं देगा तो दूर के ममालिक जो है वो कैसे देंगे, और अगर देंगे भी तो उसका क्या इफेक्ट होगा। और मैं समझता हूँ कि जो इस रीजन में हालात है उससे ये डर है कि अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दी का एक घर न बन जाए। मिसाल के तौर पे जो मॉस्को में अटैक हुआ है वो लगता ये है कि वो इनिशिएट इधर से हुआ है, अफगानिस्तान से। और इसमें जो खुरासान चैप्टर जो है, जो एक्चुअली मोहम्मद एजेंसी के सामने है, इनका नाम लिया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिकन भी एक्टिव हो जाए और अफगानिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपने अहदाफ के लिए, और यहाँ पर पाकिस्तान में उनके अहदाफ एक तो CPEC है जिसमें अमेरिका पूरी इंटरेस्ट ले रहा है, और दूसरा इंडिया तो वैसे ही पाकिस्तान में इंतशार चाहता है, और तीसरा इफेक्ट जो हमारी सियासी सूरत हाल है जिसके अंदर एक पार्टी जो है वो पर्टिकुलरली कोशिश उनकी यही है कि मुल्क में इंतशार हो। तो इसलिए जो हमारी एक तो खैर जो दहशतगर्दों के खिलाफ हमारा एक्शन है, हमारा प्लान है, वो हो सकता है, मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है। हमने इन दहशतगर्द से पूरा जो ट्राइबल एरिया है ये खाली किया है और ये भाग के इन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ली हुई है, और अभी अफगानिस्तान की हुकूमत की जिम्मेवारी है कि ये उनके जमीन से उनके एरिया से ऑपरेट न करे। एक सवाल सर, एक सवाल और इसी पे के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 98% काम हो गया बॉर्डर मैनेजमेंट पे अफगानिस्तान और 91% हो गया ईरान। सो इसका ये मतलब हुआ कि जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं ये बहुत कम हैं। अगर ये काम ना होता तो उसकी बॉर्डर मैनेजमेंट के आप समझते हैं कि फ्रूट्स हमारे सामने आना शुरू हुए हैं? जी बिल्कुल, और आएंगे, और हम में ये कैपेबिलिटी है कि हम इसको रोक सकते हैं। मतलब है कि मैं कंपेयर कर रहा था कि पहले दहशतगर्दी कितनी ज्यादा थी, इन्होंने तकरीबन कब्जा किया हुआ था तमाम कबायली एजेंसीज के ऊपर और हमने इनको बाहर फेंका। तो अभी जो है उनको वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, और लेकिन इस तरीके से एक बदनामी जो अफगानिस्तान की है वो होती रहेगी और दुनिया अफगानिस्तान को उस निगाह से देखता रहेगा, और एक तरीके से जो वहाँ पर जो हालात है जिसमें अफगानों को नुकसान है वो होता रहेगा। और मेरे ख्याल में इसमें कोई फायदे की चीज नहीं है
अफगानिस्तान की हुकूमत को Right. चाहिए कि अपनी जिम्मेवारियां समझे और फिर उनके ऊपर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल के साथ साथ जो DG ISPR ने हमें इन्फॉर्मेशन हमारे साथ जो शेयर की 9 मई के वाक़े पे उन्होंने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, बहुत से सवालात के जवाब भी दिए और एक साउंड बाइट भी वहाँ पे चलाया गया, उसमें तहरीक इंसाफ के लोगों के ऑडियो टेप्स हैं, उनके वीडियो क्लिप्स हैं कि जिसमें वो बाकायदा तौर पर 9 मई में मुलव्वस होने का एक तरह से एतराफ़ कर रहे हैं। आपको वो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से उसके ऊपर इज़हार ख्याल लेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के बाद? कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उनका हुक्म है कमांडर हाउस को आग लगाएंगे, आग लगाएंगे, आग लगाएंगे। उनका घर रैन सैक कर दिया, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया सारा। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले। इंशाल्लाह GHQ जाएंगे अल्लाह। जी नाज़रीन, ये वो क्लिप्स हैं कि जो पहले भी आप अपने TV स्क्रीन्स पे मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे देख चुके होंगे और इसमें मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, चीज़ें भी चल रही हैं। ये भी बार बार कहा गया है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, कौन लोग थे जिनको इस्तेमाल किया गया, और बड़ा मवाद इसमें मौजूद है। और सवाल यही है कि जैसे आज DG ISPR ने भी ये कॉमेंट किया, बहरहाल एक तरह से उनका सवाल था कि ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी कौम का, पूरी रियासत का ये मुकदमा है, और अगर पूरे अवाम का मुकदमा है, ये रियासत का मुकदमा है, तो अब तक इसका फैसला क्यों नहीं हुआ? एक सवाल है जो आपके जहन में भी यकीनन होगा। वकार सती साहब, आपसे मैं ये सवाल कर लेता हूँ कि ये तमाम जो चीज़ें आप पहले भी देखते हैं, आपने रिपोर्ट भी यकीनन की होंगी, इसके अलावा भी मज़ीद सबूत की ज़रूरत है कि हम समझें कि तब इस केस मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा, कोई फैसला होगा? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। आपके इस सवाल का भी जवाब देता है, लेकिन इससे पहले जो आपने ब्रिगेडियर साहब से पूछा ना, उसमें एक चीज़ वो रह गई जिसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, वो है कि पाकिस्तान में दानिस्ता तौर पर कुछ ऐसे तबके हैं जिसमें मीडिया के भी कुछ लोग जो वो शामिल हैं, जो मिसिंग पर्सनस को इशू बना रहे हैं। जैसे जैसे आपका सिक्योरिटी के ऊपर उबूर हासिल हो रहा है, यहाँ पे मामलात वो ठीक हो रहे हैं, तो मिसिंग पर्सन का मामला वो भी आगे वो बढ़ाया जा रहा है और दानिस्ता तौर के ऊपर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अदारों को। हालांकि रिकॉर्ड पे ये चीज़ें मौजूद हैं कि 80% जो लोग हैं वो उनका तो मामला वो हल हो चुका है, और इनमें से अक्सरियत उन लोगों की भी है जो बाकायदा इस तरीके के वो हमले करते हैं। अभी वो DG ISPR ने भी कहा था कि गवादर में जिसने हमला किया था वो कालेदम जो दहशतगर्द तंजीम BLA है, वो तो उसका बंदा था और उसके लवाकिन उसको लेने के लिए आ गए। बिल्कुल, आपने सही तो फरमाया। ये सवाल वैसे मैंने सुमेरा खान के लिए छोड़ा था क्योंकि उन्होंने वो ये सवाल किया था। उसमें ऑब्वियसली DG ISPR ने जैसे बताया कि तकरीबन 80 to 85% केसेस जो हैं वो कमीशन ने रिजॉल्व कर दिए, बाकी पे काम चल रहा है। और कई लोग जो हैं जो सिर्फ नारे लगाते हैं, मीडिया की सुर्खियों की जीनत बनते हैं, वो कमीशन में तो गए ही नहीं है। आप कमीशन के ऊपर जाके वहां जाके अप्लाई तो करें, आपको पता चले कि कौन लोग हैं या क्या है। मैं सबको नहीं कहता, मिसिंग पर्सन्स भी होंगे, लेकिन अक्सरियत उन लोगों की है जो लोग इसको सिर्फ उसका एक शेल्टर लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। अब जब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सवाल पूछ लेता हूं आपसे, आपने इतनी गुफ्तगू अगर कर ही दी है तो आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में कौन है इसका मास्टरमाइंड में 9 का? देखिए, ये कोई ढकीचुपी बात है। 9 मई के मास्टरमाइंड वो हैं जिन लोगों ने बाकायदा एक वो जंगी हिकमत अमली के तहत कौमी रियासती अदारों पे हमला किया, और ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। ये जो वीडियो हमने अभी देखी है और जो 1 साल से हम देख रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ वीडियोज ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान में अनारकी, फसाद और मारामारी और नफरत फैलाने वाले बाकायदा ऑनलाइन आकर लोगों को वो कह रहे थे, जिस तरीके से जंगी हिकमत अमली होती है, नक्शे बना करके आप यहां पर जाएं, ये उनका घर है और आज की रात आपने जागना है, आज कुर्बानी देनी है और आज आपने हमले करना है। और ये और दूसरी तरफ से जो काउंटर नैरेटिव आता है, लोगों के नाम भी होंगे ये आपने ये
मुराद सईद का नाम नहीं सुना, यास्मीन राशिद का नाम नहीं सुना, पीटीआई का कौन सा बंदा है जो वो नहीं था? जो लोग ये वीडियोस में नजर आ रहे हैं, क्या उनको इंसाफ मिल गया? क्या वो कानून के कटहरे में आ गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी वाज़ेह चीज थी कि सजा और जजा का मामला, उसको आप वो ऐसे देखेंगे। और जो लोग ये कह रहे थे ना कि कोई इनको सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए मौजूद है और ये जो लोग हैं कोई इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज एक जुमले ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि अगर 9 मई के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो ये खुदा ना खास्ता अफवाज पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला वो करेंगे। और वो हिकमत अमली वो बना रहे हैं। आप मुझे बताएं, आज तक किसी ने ये माना है कि उन्होंने ये किया? वो तो मानते ही नहीं है। और ये सारे वो लोग हैं जिनके ताने बाने आप वो ये सोशल मीडिया से होके तो और कई लोग वो बैठे हुए हैं जिनका मकसद सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसी पैदा करना, यहां पे किसी तरीके से भी सियासी इस्तेकाम वो ना आए। हम तो एक साल से ये चीख रहे हैं कि सियासत अगर उन्होंने करनी है, कालेदम सॉरी पीटीआई जो है या अब जो सुन्नी तहरीक है, उनकी सियासत से किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने रियासत पे हमले किए, कौमी शोदा की यादगारों की बेतौकीरी की, जब तक वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे उस वक्त तक इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम वो नहीं आ सकता। शहजाद, आखिरी बात में सिर्फ ये करना चाहूंगा कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने अखज किया है, जो मैं वो जान पाया हूं कि अब बॉल है अदलिया की कोर्ट में। अब ये अदलिया ने डिटरमिन करना है कि क्या वो इस तरीके के लोगों के साथ वो क्या सलूक करती है, क्या रवैया रखती है और उनको कैसे वो गेज करती है। मसालें भी दो दी गई हैं आज कि अमेरिका में कैपिटल हिल में क्या हुआ था, बरतानिया में क्या हुआ था और ममालिक में वो क्या, सॉरी पेरिस में ये क्या हुआ था। ये मसाले मौजूद हैं। जो लोग बहुत बड़े इंसानी हुकूक के जो चैंपियन बनते हैं, जब उनके मुल्कों में ये बात हुई तो उन लोगों ने क्या किया? आपको नहीं पता कि तुर्की जो है, जब वहां पे ये इनकलाब आया था तो कितने 600 से ज्यादा तो साफी गायब है जिसका आज तक नहीं पता। तो कोई आपको कहीं किसी की आवाज आई है? तो जब तक आप अपने मुल्क के अंदर ऐसे नहीं करेंगे तो ये कैसे मामला ठीक होंगे? मतीन हैदर, उन्होंने DGISPR ने, जिसकी तरफ वकार सती साहब ने भी इशारा किया, कि लंदन राइट्स की बात की और कहा कि उन्होंने दिन रात जो है वो इसको सुना। 18 साल से कम उम्र जो लोग थे उन तक को उन्होंने सजाएं दी जो उसमें मुलव्विस थे। फिर कैपिटल हिल की उन्होंने मिसाल दी और वहाँ पे भी जिस तरीके से इस पे हुआ। एक तो बात है कि हम बार बार बात करते हैं कि सिस्टम शायद हमारा स्लो है, कम है, कमजोर है, जुडिशियल सिस्टम, लेकिन एक काम तो प्रोसिक्यूशन का भी है ना कि वो अपना मुकदमा लेके जाए, बार बार अदालत से दरखास्त करेगी कि आप इस पे सजा सुनाइए, हमारे पास बाकायदा इनफ जो है एविडेंस मौजूद है इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। जी बिल्कुल शहजाद रज़ा साहब, सही कहा आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये एक तबले जंग था और एक बहुत वाज़ेह मैसेज था कि अब किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। किन के साथ? इंतशार पसंदों के साथ। जो पिछले पूरे 1 महीने से ये चीज़ें आ रही थी सोशल मीडिया पे कोई रिटायर्ड जनरल जो है वो बातचीत करा रहे हैं, कोई पैगाम रसानी। आज उन्होंने कहा नो डील नो टॉक्स विद 9 मई पीपल, जिन्होंने ये इंतशार फैलाया, वायलेंस किया। और दूसरा आपने ये जो कहा कि ये स्लो है प्रोसेस, मिलिट्री का बयानिया आज बहुत मजबूत आया, लेकिन बात आपकी दुरुस्त है, मामलात जो हैं वो अदालतों में स्लो चल रहे हैं और कुछ केसेस के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट स्टे दे चुकी है। तो ये एक जुडिशल, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो था वो जुडिशरी को भी था कि आप इस मामले को लाइटली मत लें। जिस तरह वकार सती साहब ने भी कहा कि ये मामला जो उन्हें आज कह दिया कि ये फौज का मुद्दा ही नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम और अवाम का मुकदमा है और अब फौज के ऊपर हमला किया गया। हम नहीं कहते कि ये हमारा मुकदमा है, ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है। आज उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया कि किसी भी एतबार से इस इशू के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी तरफ खान साहब का मुनाफिकाना रवैया देखिए कि बातचीत की ख्वाहिश भी रख रहे हैं, साथ अफवाज पाकिस्तान पे हमला भी कर रहे हैं। हर उनकी जो प्रेस टॉक हो रही है आजकल अदालत में ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग, उसके अंदर वो उस ख्वाहिश का भी इज़हार करें। दो डेवलपमेंट साथ जुड़ी हुई हैं। एक उमर अयूब खान साहब की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात इंतहाई अहम है और उसके साथ अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुकूमत वक्त को पॉलिटिकली ऑन करना होगा, उनके बयानिए को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये फौज का बयानिया। मतीन हैदर साहब, हुकूमत और पाक अफवाज के बयानिए में तो कोई फर्क नहीं है। हुकूमत भी यही गुफ्तगू कर रही है कि ये वही इंतशार पसंद उनको आगे बढ़ाना है। जी, उसको आगे बढ़ाना है। और ये कि और क्योंकि हमारे मुल्क में एक निज़ाम है, एक आइन है, कानून है, अदलिया है, तो अदलिया के जरिए ही सजा दिलवानी है। जी, अदलिया के जरिए दिलवानी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने करनी है। देखें, लेकिन दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, वकार सती साहब भी पार्लियामेंट की कवरेज करते हैं, आप भी करते रहें, पार्लियामेंट के अंदर माहौल तल्ख होगा। आगे हुकूमत ने बजट मंजूर कराना है।
अगर जुडिशरी की जो सज़ाएं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, किसको पकड़ना है, अरेस्ट करना है, कहाँ जेल में डालना है, और दूसरी तरफ आप पार्लियामेंट के अंदर देखें कौमी असम्बली और सेनेट में नई कायमा कमेटियाँ बन रही हैं, उसमें PTI यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नुमाइंदगी भी दी जा रही है, बहुत सारों की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप दी जा रही है। तो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है कि अगर वो PTI के साथ जो हेड ऑन हो जाती है जैसे मिलिट्री हुई है, तो पार्लियामेंट के अंदर उन्हें सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत को लेजिस्लेशन करानी है, बजट अप्रूव कराना है, डिबेट्स करानी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या सिर्फ सियासी अफाम तफहीम के लिए आप ऐसे मुजरिमों को माफ़ करने को तैयार हो जाएंगे? जी, लेकिन ये कि मुजरिमों को माफ़ नहीं करना, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ऑर्डर देती है, सजाएं आती हैं, चाहे मिलिट्री कोर्ट से आती हैं, हुकूमत की ये जिम्मेदारी होगी कि रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल अटैचमेंट और पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन सजा देनी होगी। और इन्हीं की बात कि अगर सजा ना दी गई तो मामलात आगे मजीद गंभीर हो गए। DG ISPR ने कहा कि आइंदा फिर इस किस्म के हमले होंगे। जी, मैं एक मिनट आता हूँ। सुमेरा खान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा खान साहिबा। वकार सती साहब से गुफ्तगू आपकी जाने में आता हूँ। एक सवाल पूछ लूँ साथ ही आप पूछना, और इनके सवाल में से एक चीज जो आपने कहा कि हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो दोनों कैसे इस मामले को देखती हैं। जी, देखिए, अगर आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आप देखें ना, तो आप दोनों और बल्कि हम सब इस चीज़ के गवाह हैं कि सबसे पहले जो लोग थे, आपको पता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं DG साहब ने की थी, जिसमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप उसकी तस्वीर वो कीजिएगा कि 136 से ज्यादा लोगों को इन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो उन्होंने तो अपने घर से सफाई कर दी। तो क्या सियासतदानों ने उसी पैटर्न एंड स्पिरिट के साथ जो है सियासी सफाई काम किया? नहीं की। दूसरा जो एक चीज और इसमें से अगर आप देखें ना कि बहुत सारी सियासी जमातें, बड़े मैच्योर किस्म के पॉलिटिशियंस, वो बात कर रहे थे कि देखें जी आप कमीशन बना दें, आप यूं कर दें। आज उसका भी जवाब आ गया। तो उन्होंने कहा कि अगर आना है कमीशन बनाना तो बनाए 2014 से। बिल्कुल, आप देखें कि पार्लियामेंट में हमला किसने किया पीछे। इसका मतलब है कि वो उनकी नीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है, और अब किसी को अभाम नहीं होना चाहिए कि कोई इफ्स एंड बट्स और अगर मगर चुके चनाचे खत्म। अच्छा, एक बात जो बड़ी वाज़ेह तौर पे उन्होंने की कि हमने जो अपने इदारे के अंदर एहतसाब का अमल था वो मुकम्मल कर लिया है। बहुत सी मुख्तलिफ खबरें आ रही थी मुख्तलिफ सीनियर एक्स ऑफिशियल्स के हवाले से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा जी जो एहतसाब का अमल था मुकम्मल हो गया है। एक एहतसाब का अमल मुकम्मल हुआ है, और दूसरा मैं अपनी सहाफ़ती जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं कि इस 1-1.5 साल में जितने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल, जनरल मुशर्रफ के दौर में आप और हम सारे इस चीज के वो गवाह हैं कि किसी की मजाल नहीं होती थी इस तरीके की वो बात करना। आज आप देखें, आप कौन बचा है उनकी बेतौकीरी से, उनकी बुलिंग से, उनकी बैचिंग से, और कहां से क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। बॉल अब जो है ना, पहले अदलिया के कोर्ट में है और उसके बाद हुकूमत के कोर्ट। सही, बिल्कुल। सुमेरा खान साहब, आज आप भी मौजूद थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सवाल भी किया जिसका जिक्र भी हुआ, लेकिन मैं जो पूछना चाहूंगा आपसे कि एक सवाल हुआ और ये कहा गया कि जी जो इलेक्शन हुए हैं उसने एक इंप्रेशन ये कायम किया है, तासुर देने की कोशिश की गई है कि उसने 9 मई के बयानिए को या इल्जामात को या एक जमात के खिलाफ जो बातें हो रही थी उसको दफन कर दिया, यानी कि उन्होंने वोट ले लिए, एक सूबे में हुकूमत बना ली, बाकी सूबों में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया। सो क्या ये लाइसेंस है कि कोई शख्स चाहे कितना भी बड़ा घिनौना जुर्म करे और उसके बाद वो कहीं से वोट ले ले, तो उसका ये मतलब हुआ कि जो उसने जुर्म किया था वो खत्म हो गया क्योंकि अवाम की तायद उससे हासिल है, सो कॉल्ड? देखिए, इसमें बड़ी क्लियर बात सबसे पहले तो ये आती है इलेक्शंस की बात या अवाम के सेंटिमेंट्स की बात। तो अवाम के सेंटिमेंट्स तो 2014 में भी थे, 13 में भी थे, 2018 में भी थे। तो क्या हम उस वक्त ये समझें कि उस वक्त जिस पार्टी को शिकस्त हुई उनके साथ अवाम नहीं खड़ी थी या उनको वोट नहीं पड़ा या सिर्फ एक ही पार्टी को पड़ा? मैंने खुद खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कवर किया है और मेरे साथ ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिनको आप कहें, जो भी नाम दे, उनकी खवातीन जो कि पोलिंग एजेंट्स थे, उन्होंने खुद ऑन कैमरा कहा कि इस कदर बेहतरीन इंतजामात हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के, क्योंकि उस दिन मैं आपकी इतला के लिए अर्जा, उस दिन तकरीबन 55 छोटे बड़े वाकयात को थ्वार्ट किया गया दहशतगर्दी के इलेक्शंस के हवाले से, जो इलेक्शन को सबोताज कर सकते थे पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। तो वो अनसंग हीरोज की मेहनत तो कोई भी नहीं मानेगा कि उस दिन कितनी बड़ी तबाही से मुल्क को बचाया भी गया, क्योंकि ये वो एक फुटबॉल के गेम की तरह है कि जो गोल हुए वो तो स्कोर बोर्ड पे आ जाते हैं, जो नहीं, जो बचा लिए गए वो स्कोर बोर्ड पर कभी भी नहीं आते। तो बातचीत यहाँ से कुछ शुरू करें तो बेहतर होगा कि केपी का इलेक्शन साफ था, बाकी पूरे मुल्क में रैगिंग हो गई। आज वो भी जवाब मिल गया कि आप पहले तनासुब का अंदाजा लगाए ना। आप जो कहते हैं कि पूरे 25 करोड़ आवाम आपके साथ हैं, आपको ये वोट पड़ा, उसका ये तनासुब था। और साथ ही मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक अभाम और क्लियर कर दिया DG ISPR ने
उन्होंने कहा कि ये मतलब नहीं है कुछ वो, पहले तो ये गलतफहमी दूर करे कि सारा वोट उनको पड़ा है, हरगिज नहीं। 47% के आसपास कोई टर्नआउट था टोटल, उसमें से 7% आबादी के तनासुब के हवाले से उनको वोट पड़ा। लेकिन जिन्होंने वोट इनको दिया, ये तासुर ना क्रिएट किया जाए कि उनको पाक अफवाज से कोई प्रॉब्लम Exactly. नहीं, वो उनकी राय थी, उनकी राय का एहतराम है और वो किसी को भी अपना वोट दे सकते हैं। उनका इसरार आज पूरा इस बात पे था। मैं आपको थोड़ा सा पहले लेकर चलूंगी। DGISPR उस वक्त जनरल बाबर इफ्तिखार और DGISI जनरल नदीम अंजुम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अनप्रेसिडेंटेड। हिस्ट्री में पहली मर्तबा पाकिस्तान के स्पाई मास्टर ने खुद आकर तमाम इल्जामात का जवाब दिया फैक्ट्स के साथ। क्या वजह थी? वो बंदा जो कभी अपनी तस्वीर भी नहीं छप पाता, जो अपने आप मीडिया सेवी है ही नहीं, जो मीडिया में लाना ही पसंद नहीं करता, जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में अपनी तस्वीर एडिट करा देते थे, क्या वजह हुई कि उनको खुद आना पड़ा? बात सारी नैरेटिव और प्रोपेगेंडा की है कि एक प्रोपेगेंडा तो आपने कर लिया, आज आपने जितनी भी सीटें ली, क्या आज उनकी अपनी पार्टी में इंतशार नहीं है? क्या आज मारधाड़ नहीं हो रही इंटरनली? क्या आप बयानात नहीं देख रहे, एक दूसरे को फ्रॉडिया कह रहे हैं? तो एक ऐसी इमेच्योरिटी के हाथ में अवाम की राय का जाना, और अवाम अब खुद देख रही है, जज कर, यही 9 मई पे भी हुआ था कि अवाम ने, एक बड़ी तादाद में लोगों ने देखा कि उनका सेंटिमेंट, उनकी राय, उनका सपोर्ट जो कि पॉलिटिकल फॉलोअर की हैसियत से था, उसको मिसयूज किया जाए। तो आज वो जवाबात बड़ी तफसील से, तकरीबन 2 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हर सवाल लिया गया। अभी मैंने वकार सती साहब से एक सवाल किया था कि क्योंकि साफ़ी भी हैं, आप भी साफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी आप करती रही हैं, अभी भी करती हैं, आपके ख्याल में कि इसका मास्टरमाइंड कौन हो सकता है मई 9 को जो भी कुछ हुआ पूरे मुल्क में? देखिए, उन्होंने कुछ तो स्लाइड्स चला दी सामने, उसमें राना इजाज भी थी, आपका टेक जानना चाहूंगा, वो तो मैंने सुना। यास्मीन राशिद गाड़ी की छत पे बैठी भी दिखाई गई हैं। अब ये ना कहा जाए कि मुझे जाती तौर पे खातून की हैसियत से, खातून लीडर की हैसियत से वो बहुत पसंद रही होगी, लेकिन ये कहना कि हम कोर कमांडर के घर की तरफ जा रहे हैं और फिर दूसरा रहनुमा कहता है कि हमने उनके घर को रैंसैक कर दिया है, तबाह कर दिया, आग लगा दी है, तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और शायद यही वजह है कि आज बर्डन ऑफ प्रूफ जो है या बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जुडिशरी पे आता है। क्योंकि फ्रांस की मिसाल दी गई है, लर्निंग राइट्स की मिसाल दी गई है, कैपिटल हिल पे अटैक की मिसाल दी गई है कि वहां पे क्रिमिनल जस्टिस टुक प्लेस, वहां पर फौरी तौर पे जुडिशरी एक्टिव हुई। उन्होंने जियो फेंसिंग में, आपके मास्टरमाइंड वाले का मैं जवाब देना चाहूंगी इसी से लेकर जी, कि अभी इस वक्त ये तावील दी जा रही है कि वो लोग जो मौके पर मौजूद थे उनको तो सजा दे, यानी आपकी तरफ से वो बच्चे मासूम जाए भाड़ में जिनकी जहन साजी की गई, वो चाहे जेलों में सड़े, कोई परवाह नहीं, लेकिन उनको सजा में शामिल किया जा रहा है, दोज हु आर अवे फ्रॉम ऑल दीज इंसिडेंट्स। उसका जवाब ये है कि कैपिटल हिल पर भी उन मेन लोगों को सजा हुई जो कि उसके मास्टरमाइंड, जिन्होंने फासले से बैठ के वो सारा कुछ प्लान किया। बात यह है कि आपने कायदे आजम के घर को या दूसरी इंस्टॉलेशंस को, आर्मी की इंस्टॉलेशन को, शुहदा की निशानियों को आपने, और उसमें आप देखिए बल्कि लाहौर में एक आयत जो है, आयत लिखी है, दरूद शरीफ लिखा हुआ है, उसको भी उखाड़ा गया, उसको भी तोड़ की गई। दुरुस्त दुरुस्त, क्या कहेंगे? सही बोला आपने। मैं वापस आता हूँ मतीन हैदर साहब, उस पे जब ये बात होती है मास्टरमाइंड, तो जब उनसे भी सवाल हुआ खान साहब से कि जी मास्टरमाइंड और ये क्या हुआ, मैं तो जेल में था, पता ही नहीं मुझे किसने क्या कर दिया, ये तो शायद अवाम का गुस्सा था जो स्पर ऑफ द मोमेंट सारा कुछ हो गया, इस किस्म की आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी। सो लेकिन बज़ाहिर तो ये लगता है कि सारा प्री प्लान था कि अगर ऐसा हुआ, अगर गिरफ्तारी हुई तो हमने ये करना है, टारगेट्स आइडेंटिफाइड थे, अदरवाइज तो असूली तौर पर होना ये चाहिए था कि आप नैब या FIA या पुलिस चौकी पर हमला करते हैं, वहाँ कोई धावा बोलते, लेकिन उससे हट के जो ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया, सो आप कन्विंस्ड है कि ये वाकई में कोई प्री प्लान था? सवाल आज टॉप लेवल से इसकी क्लियरेंस DGISPR साहब से ये सवाल किया गया था, वो कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम PTI लगा रही है, तो उन्हें क्लियर कट, वो आपने क्लिप देखा, सारी दुनिया ने क्लिप देखा, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। देखें, जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, जो वीडियोस सामने आई हैं जिसमें PTI के रहनुमा हैं सारे के सारे, उसके बाद तो कोई अबहम रह ही नहीं जाता। और ये कहना है कि जी जो जिस तरह सवाल किया था कि ये इनका एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद ये था कि PTI को फंसाना है, उसके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमे करने, ये इनकी तरफ से चीज़ की गई है। और जो DGISPR ने कहा कि अगर इसके ऊपर कमीशन बनाते हैं तो ठीक है, फिर ना सिर्फ ये तहकीक होगी बल्कि 10 बरस पहले तक के तमाम तर इवेंट्स की तहकीकात होंगी। उन्होंने इसके ऊपर भी कहा हमें कोई इनकार नहीं। तो ये अभी तक इसके ऊपर कोई हाई लेवल कमीशन बन जाना चाहिए,
जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स PTI के, गवर्नमेंट के, इसमें मिलिट्री के एक्स कोर कमांडर लाहौर जो हैं वो पेश हो जाएं, तमाम मुतल्लिका लोग, ताकि एक मरतबा ये चीज खुल के सामने आ जाए, क्योंकि आज फौज ने बिल्कुल वाजे कर दिया। अच्छा, दूसरी सियासी जमात के ऊपर पीछे बिल्कुल दूसरी सियासी जमातें ना अक्सर अपनी बेचारगी का इजहार भी करती नजर आई हैं, कुछ शिकवा शिकायत भी करती हैं कि जी अगर इनकी जगह हमारी सियासी जमात ये काम कर लेती तो शायद हमें पता ही ना होता कि हम किधर हैं या हमारा मुकदमात कितनी जल्दी हो जाते। तो इनके मामले में जरा थोड़ा सा डिले हो गया, या वो डिले हुआ है, वो कोर्ट्स की तरफ से डिले हुआ है। बाकी आपने जब पहले भी सवाल में प्रोसिक्यूटर की बात की, प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से तमाम तर एविडेंसेस, तमाम तर चीज़ें दी गई। वही मैं बात दोबारा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जुडिशरी को भी एक बहुत लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग मैसेज था, लेकिन इसके साथ ये वाला नुक्ता ज़रूर कि उन्होंने इस बात की भी मजम्मत की जिस तरीके से बानी PTI ने सऊदी अरब के ऊपर रिजीम चेंज का। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। इस वकार एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद आपकी जानिब वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात कर रहे हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 9 मई के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की। मतीन हैदर साहब, वकार सती साहब और सुमेरा खान साहिबा साथ मौजूद हैं। वकार सती साहब, ये कोई पहली दफ़ा नहीं था 9 मई का वाक़या, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जो उस जमात के साथ अटैच्ड हैं, कि उनका वायलेंट बिहेवियर हम सब के सामने है। बहुत सी चीज़ें वाजे हैं। अब ये काम तो ठीक है, अदालतों ने सज़ाएँ देनी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने भी इसको बार बार हैमर करना, फोर्स करना है कि जी ये हमारे पास मवाद है, इसकी बुनियाद पर आप फ़ौरन इसको सज़ाएँ दीजिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जहाँ तक मजलूमियत दिखा रही है ना सियासी जमातें, उनकी मजबूरी यह है कि इससे पहले इस तरीके से कभी ट्रीट किया ही नहीं है उन्होंने किसी और अपने साथ, अपने कुलीग्स को या सियासतदानों को, या वो तो ये तो कोई नहीं कर रहे थे कि कोई सियासी जमात ऐसे वो करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में खींचातानी करके वो लड़ाई, वो मुकदमात करके वो सारा देख लिए। वो मिसाक जमहूरियत के बाद बड़े सॉफ्टली आगे जा रहे थे, लेकिन बीच में से एक ये नई चीज़ आ गई सामने। तो अब वो गुज़िश्ता 1.5-2 साल से उन्हें खुद ये समझ नहीं आ रही। उनमें से बहुत सारे लोग तो ये है कि वो अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे कि क्या वाकई इनके खिलाफ ये होगा। 9 मई वो इंसिडेंट था जब जाके लोगों को यकीन होगा कि हाँ ये तो जो है एंटी स्टेट वो एलिमेंट वो है जमात में। वरना देखा एक दफ़ा PTM की गवर्नमेंट में पहली जो वो काबीना की मीटिंग थी, PTI पर वो बैन लगने की बात हुई थी और एक बड़ी सियासी जमात ने उसको अपोज किया था। अब आते हैं जो आपने कहा ना कि जिम्मेदार कौन है। देखें, 9 मई एक वाकया नहीं है। अगर आप डॉट्स मिलाएं शहजाद साहब, तो मुझे बताएं कहीं दुनिया में ऐसे होता है कि आपका वजीर खजाना एक वो मरकज का और सूबे का आपस में जो बात करें और कहें कि आप IMF को लेटर लिखें और आप उनको कहें कि आप जो है पाकिस्तान को कर्जा ना दें? क्या किसी क्या ये गद्दारी के वो ज़मरे में नहीं आता? या क्या ये लोग इस अमल से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे? और फिर बानी PTI ने खुद ये लेटर लिखे, और मैं ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये उनकी मर्जी से हो रहा है। और एक चीज और जो मैं जो आपने कहा ना कि अदालतों में जो है वो कैसे हो और किस तरीके से हो। देखें, सारी दुनिया में अगर जहां जहां ये वाकयात हुए हैं, जो हम जिनको बड़े महज़िब अक़वाम कहते हैं, वहां पे हुआ, उनकी अदलिया का एटीट्यूड वो क्या था इन लोगों की तरफ। और मैं समझता हूं कि यहां पे जो अक्यूज्ड है वो फेवरेट चाइल्ड नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे उसको दूसरी नजर से देखना पड़ेगा। सुमेरा खान साहब, वेरी क्विकली जी, लंदन रॉयट्स की बात हुई, कैपिटल हिल पे अटैक की इधर बात की गई, और आज DGISPR ने ये भी क्लियर कर दिया कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जुडिशियल कमीशन बनाना है तो बना लें। सो आपके ख्याल में कि अगर वाकई समझती है हुकूमत के मामला इतना तेजी से नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए, तो क्या इसका जुडिशियल कमीशन ही आंसर होगा? देखिए, मेरा ख्याल है उन्होंने एक सिंबॉलिक आंसर दिया है, और उस पर एक सवाल भी हुआ था हमारे कॉलीग का कि अगर जुडिशियल कमीशन बनता है, जैसे आपने कहा कि 2014 धरने की तरफ भी जाया जाए, उसके भी डॉट्स मिलाए जाए, उससे पहले की चीजें हुई, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मफरूजे तो हो सकते हैं, मगर हमने ये बात की है कि अक्सर हमें, मतलब जाहिर है हम देखते रहते हैं, स्टेटमेंट्स भी देखते रहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों की, कि वो हमेशा ये कहते हैं कि ये शायद जुडिशियल कमीशन से भाग रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली उस चीज का जवाब दिया है, क्लेरिफाई किया DGISPR बड़े वाशिगाफ अल्फाज में कि कमीशन से किसी किस्म का कोई डर खौफ अगर कोई समझ रहे हमें है तो वो नहीं है। आप जरूर बनिए, लेकिन कमीशन फिर बहुत सारी बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में जाके चीजों को इन्वेस्टिगेट करें। फिर सिर्फ इस एक मामले में नहीं होना चाहिए। और अभाम तो उस चीज पर होता है
जिसमें एम्बिग्विटी हो, जरा सी बिल्कुल। गुंजाइश हो। सही। 9 मई में कोई अभाम या कोई एम्बिग्विटी कोई नहीं एक भाम या एम्बिग्विटी वो तो नहीं है, क्या दोस्त आपने कहते हैं, फरमाया। क्या- माजरत, प्रोग्राम का मेरा वक्त थोड़ा है इसलिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ। फाइनल कमेंट मतीन हैदर साहब कि अब जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सी चीजें क्लियर हुई हैं, तो आप समझते हैं कि जो चीजें स्लो थी वो एक्सपेडाइट हो जाएंगी? जी बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत से इबहाम, बहुत सी चीज़ें, एक तो ये कि पीटीआई के साथ पस मंज़र में कोई डील, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आप कमीशन बनाना चाहें तो बनाएं। अभी तक जितनी एविडेंस इन्होंने दी है ये सारी कमीशन के सामने भी रखेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान के पॉलिटिकल माहौल में पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्निंग पॉइंट था। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सीरियसली आगे बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑन करना होगा, उनके बयानिए को आगे बढ़ाना होगा। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब, वकार सती साहब, सुमेरा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। दुश्मन खुशामदीद नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की, और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक सज्जाद साहब, प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब आपका। सऊदी डेलीगेशन आया, आपकी भी यकीनन मुलाकात हुई होगी। बार बार ये बात की जा रही है गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटेट करना था वो कर दिया, अब बॉल इज़ इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी आप लोगों के पास, बिजनेस कम्युनिटी के बाद। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी है इसको कैसे अवेल करेंगे आप? ऐसे ये अपॉर्चुनिटी तो बड़ी अच्छी है और डेफिनेटली गवर्नमेंट ने अपना बहुत सारा काम कर दिया। और ये काम अगर मैं कहूँ कि पिछले साल से तब से स्टार्ट हुआ जब SIFC की फॉर्मुलेशन हो गई थी, तो तब हमें नज़र आ रहा था कि नाउ एवरीबडी हैज़ रियलाइज्ड कि पाकिस्तान की मईशत को अब मजबूत होना है, क्योंकि हर चीज़ जो है मईशत के साथ लिंक्ड है। तो उसी में जो आसानियाँ दी गई हैं उसमें कुछ एड ऑन्स की भी ज़रूरत है, जहाँ हमने कहा कि जहाँ नए इन्वेस्टर को सहूलियात दी जा रही हैं वहाँ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को भी कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उस इन्वेस्टर को भी कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो वो भी दी जाए। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिल्डिंग अप। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में पढ़ा था कि नाउ कोई डेलीगेशन इज़ कमिंग अप अगेन। और आप देखें तो जिस तरह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो एक महीने में 2 दफ़ा मिले क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब को। ही वॉज देयर ऑन 27 to 30th April एंड राइट आफ्टर 7 days a delegation is over here for 50 people delegation। तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर रेडी है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखिए, कंट्री ऑफ 250 मिलियन पॉपुलेशन हैज़ ह्यूज पोटेंशियल, और ये दुनिया इसको एडमिट करती है कि जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। अच्छा, एक जो कंसर्न है बिजनेस कम्युनिटी का वो है हाई इंटरेस्ट रेट, कि हम इतना पैसा बैंक से लेके कारोबार शुरू नहीं कर सकते। इसका कोई वे आउट है कि क्योंकि हम एक IMF के प्रोग्राम में हैं, इतनी जल्दी इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा, अगरचे आज वजीर खजाना ने ऐलान किया है कि ये नीचे होगा, कम होगा, लेकिन फिर भी इसका कोई वे आउट है आप लोगों के पास? देखिए, इमीडिएटली वे आउट तो नहीं है कोई भी। इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में होना चाहिए, हम काफ़ी ऐसे से डिमांड कर रहे हैं कि बहुत नीचे है, बट वो हो नहीं रहा होता। और डेफिनेटली बिजनेसेस आर इन डिफिकल्ट टाइम। आपने एक कंसर्न की बात की, तो देयर आर मल्टीपल अदर कंसर्न्स एज वेल। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज अनदर कंसर्न जिसके ऊपर बिजनेसेस सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका हुआ है, खासतौर पर एक्सपोर्टर्स के ऊपर। कुछ अर्सा पहले हम एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर बात कर रहे थे, तो वो भी बड़ा डिफिकल्ट था, बट वी स्टिल आर पुशिंग द गवर्नमेंट कि इसको जितना जल्दी, क्योंकि स्टडी वॉज रिवीलिंग 1% इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट gets a 1.3% increase in the inflation। सो इसको नीचे लाने से इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी, इसको नीचे लाने से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन आप नहीं समझते कि जब इकोनॉमी ज़्यादा चलेगी, आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा एक्टिविटी होगी, इससे आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, और जो हम कंसर्न बार बार वो कर रहे हैं कि इकोनॉमी के बढ़ने से फिर वही इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ डॉलर, वो चीज़ें हम चैलेंज नहीं फेस करेंगे? ऐसा नहीं होगा, इसको थोड़ा कंट्रोल तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है। सब कुछ इंपोर्ट बिल के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है। एक अगेन बात जो एक अगर मैं वन लाइनर एलामिया के ऊपर बात करूँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज़ अ फार्मूला कि जिसके ऊपर काम करते हुए पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। बट अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन हाउ, अब पॉलिसी की कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस चाहिए कि आज वो काम कर रहा है तो 6 साल बाद भी वो वही काम करता है। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने भी हाई इंटरेस्ट रेट की बात की, कितने ऐसे बिजनेसमैन होंगे आपके जो इस चीज़ को गलत समझते हैं या डिस्करेज करते होंगे कि अपना पैसा बैंकों में ना रखवाएं और आप उस पे से इंटरेस्ट ना लें, आप इसको सर्कुलेशन में लेके आएं, बिकॉज एवरीवन इज टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। अच्छा, जो मैं बिजनेसमैन, जो जहाँ चेंबर के जो हमारे बिजनेसमैन हैं,
उनमें से तो किसी ने भी पैसा बैंक में नहीं रखा हुआ. दे ऑल आर लाइक रोटेटिंग द मनी, इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. कोई नया से नया काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं. लेकिन सर एक तरफ हमें वो कहते हैं कि जी इतना अच्छा रिटर्न जो हमें किसी कारोबार से मिल नहीं सकता, और हम तो अक्सर बिजनेसमैन से बात करते हैं. बिल्कुल अक्सर आपके नहीं करते होंगे, लेकिन अक्सर बिजनेसमैन. बट हमारे मैं जिस तरह से लोगों को जानता हूँ जो बड़े बिजनेसमैन भी हैं, जो एक्सपोर्टर इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके साथ बात करो, दे उनमें से किसी ने भी पैसा रख के वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर रिलाय नहीं कर रहा. वो ही इज़ सर्कुलेटिंग द मनी इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स. वो शायद कोई एक्सपोर्ट का नया प्रोजेक्ट करने के ऊपर काम कर रहा है, सोच रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई फिजिबिलिटी कर रहा है, कोई जॉइंट वेंचर्स कर रहा है, कोई कल सऊदी डेलीगेशन के साथ मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो अपने पैसे को यूटिलाइज करना चाह रहा है. ये जिन बिजनेसमैन की आप बात कर रहे होंगे, नॉट टू नेम एनी, बट लाइक कुछ ऐसे बिजनेसमैन जिसमें कुछ सेक्टर्स आजकल डाउन हुए हुए हैं, खासतौर पे अगर रियल एस्टेट सेक्टर डाउन हुआ हुआ है तो शायद कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो वहाँ पे कर रहे हैं. मैं यहाँ पे सराहना चाहूँगा द इनिशिएटिव, जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है. आप स्टॉक मार्केट को देखें किस तरह से बढ़ी है. दीज सेंटिमेंट्स आर शोइंग दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टूवर्ड्स अपवर्ड ट्रेंड. मुश्किलात हैं, कंसर्न्स हैं, इंटरेस्ट रेट का इशू, कॉस्ट ऑफ डूइंग इशू, बट इस अभी आपने, सॉरी टू कट यू, अभी आपने बात की थी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान. आर यू इन फेवर कि गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, बिजनेस कम्युनिटी को सब्सिडीज दे, चाहे पावर सब्सिडीज दे, गैस पे सब्सिडीज दे? इज दिस अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? सब्सिडी तो इज नॉट द सोल्यूशन. मतलब सब्सिडी के तो अगेंस्ट हम उसमें होते हैं कि जी सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए किसी भी तरह से. सोल्यूशंस के ऊपर आना चाहिए, ऑल्टरनेट एनर्जी की सोल्यूशंस की तरफ जिससे हम बात करें, बट उस टाइम कोई ध्यान दे नहीं रहा होता. ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि बिजली इतनी महंगी होगी, कि आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले हमें नहीं नज़र आ रहा था कि हम बिजली तेल इंपोर्ट करके बना रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर डॉलर महंगा होता है उसका इम्पैक्ट आया, और दूसरी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर चलेगी, तो डबल इम्पैक्ट जो है वो हमें सफ़र अल्टीमेटली करना पड़ेगा. सो ऑल्टरनेट एनर्जीज के प्रोजेक्ट के ऊपर जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया. अगर एक लेमैन क्वेश्चन, अगर एक आम आदमी अपने घर की छत पे सोलर लगा के अपना बिल जीरो कर सकता है, तो आप जैसा, आपसे मुराद आप जैसे जो विजनरी बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेसमैन है, वो तो आसानी ये काम कर सकते हैं. इट्स अ राइट इन्वेस्टमेंट इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू. लोग कर रहे हैं ऐसा, लोग कर रहे हैं. पीपल आर सेविंग देयर मनी. मैं जिस अपने बात करूंगा तो रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की जो पूरी बिल्डिंग है, वी हैव अ ग्रीन बिल्डिंग जहाँ पे वी आर सेविंग ईच एंड एवरी रेन ड्रॉप, और उसके अलावा हमारी पूरी बिल्डिंग सोलर एनर्जी के साथ रन हो रही होती है. वी आर गेटिंग बेनिफिट. और क्या ये मॉडल बिग इंडस्ट्रीज के भी ऊपर आप अप्लाई करने का इरादा रखते हैं? या बिल्कुल, हमारी तो अपनी एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट है रवात के अंदर, उसमें 462 इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल हैं. तो हम तो वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे जाके डिफरेंट बैंक्स के साथ भी, डिफरेंट कंपनीज के साथ भी हमने इवन अपनी स्ट्रीट लाइट को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करने के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें. तो हम तो हर एक को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि जितना जल्दी हम सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब आई कैन नेम इट एन ऑल्टरनेट एनर्जी, जितना जल्दी हम ऑल्टरनेट एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, लो कॉस्ट. और अब बात ये भी हो रही है, एक फाइनल कमेंट आपसे, कि अब क्योंकि सऊदी डेलीगेशन आया, क्राउन प्रिंस की भी एक्सपेक्टेशन है कि वो आएंगे यहाँ पे, अब ये भी है कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को भी वहाँ जाके अपने रोड शो करने चाहिए, प्रेजेंट करने चाहिए आइडियाज़, प्रपोजल्स, और उनको अट्रैक्ट करना चाहिए कि भैया आप आएँ और हम यहाँ इन्वेस्ट करें, हमें प्रोजेक्ट्स दें. बिल्कुल, B2B में यही होना है. डेलीगेशन की फॉर्मुलेशन हो रही है, और ना सिर्फ सऊदी अरब की तरफ डेलीगेशन जा रहा है. हमें जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट या TDAP की तरफ से जो इशारे मिल रहे होते हैं, जो हमारे साथ मीटिंग्स होती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पूरी दुनिया में डेलीगेशन जाने के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन दें. दे आर प्लानिंग थिंग्स आउट कि मिडल ईस्ट, इस वक्त SIFC का मेन फोकस और मिडल ईस्ट की तरफ है ना, वहाँ से एक अट्रैक्शन लेकर आना है. केयरटेकर गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 2 से 5 साल के अंदर $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी मिडल ईस्ट की तरफ से, खासतौर पर सऊदी अरब की तरफ से. तो इस वक्त फोकस, वी आर अप टू द चैलेंज, एंड बिजनेस कम्युनिटी इज रेडी, और वो इसको अब्जॉर्ब करना चाहती है, इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहती है, और इससे बेनिफिट लेना चाहती है. बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब, सदर रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ आप मौजूद थे. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन, देखने का शुक्रिया. इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़.